एवरीवन। तो हमारे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि सेल के कंपोनेंट्स क्या है, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को क्लासिफाई किया गया था दो ग्रुप्स में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इस वर्ड को अगर देखें, सेल को तो हम जानते हैं, प्रोकैरियोटिक ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके ये एक वर्ड बना हुआ है। पहला प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यानी यहां इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव फॉर्म में है। यहां आप देखो इस डायग्राम को, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इस डायग्राम को जैसे आप देख रहे हो, टिपिकल एनिमल सेल, प्लांट सेल का डायग्राम अपने 9th के क्लास में देखा है। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस जैसा कि आप जानते हो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमन की बॉडी की कंप्लीट फंक्शनिंग को उसका ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह एक सेल की कंप्लीट फंक्शनिंग को अगर आप देखो तो उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है एक सेल के ब्रेन के तौर पे भी देखा जा सकता है। यहाँ पे कोई भी वैसी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं है जो कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करे। यहाँ कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये जो इनर थिन लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हम सब जानते हैं कि ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये हर सेल में पाई जाती है। उसके बाद एक थिक लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ी थिक है, जिसे कि सेल वॉल बोलते हैं। और इसके बाद एक एडिशनल मेम्ब्रेन जो कि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम देखते हैं तो बेसिकली हम बैक्टीरियाज को देखते हैं। तो ये बैक्टीरियाज में, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में ये जो तीसरी लेयर है जिसे कि कैप्सूल फॉर्म में है, ये इसे ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, ये पाई जाती है। अब इन तीनों लेयर्स की अगर डिटेलिंग देखें थोड़ी बहुत, तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह हमने पॉइंट्स में ये मेंशन कर रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। जब आप सेल वॉल पे आते हो तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। और ग्लाइकोकैलेक्स, इसके बारे में हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा डिटेल में अभी ही देखना है, क्योंकि इनमें भी दो टाइप्स होते हैं और वो किस स्टेज में ग्लाइकोकैलेक्स किस फॉर्म में पाया जाता है, इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी हम अभी तुरंत ही करेंगे। पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। ये तीनों बाउंड्रीज हो गई जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, बट इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन जो है इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है आउटर एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके के चेंजेस। अब जब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हम देखते हैं क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ा फोल्डेड है। कैरेक्टरिस्टिक इनफोल्डिंग हम देखते हैं जो कि थोड़ी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इनफोल्डिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा डीप है, या फिर आप एक लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो ये इनफोल्डिंग ज्यादा बड़ी है। बट अगर आप यहाँ इस सेक्शन में देखो तो ये इनफोल्डिंग छोटी है। तो पहले तो जानते हैं इस इनफोल्डिंग को बोलते क्या है। इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स, इनका फंक्शन भी कुछ होगा। तो इनका फंक्शन जो है एक्चुअली, अब जब आप मोनेडा पढ़ोगे, मैं अभी एक थोड़ा सा हिंट आपको देती हूँ कि जब आप मोनेडा पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि ये जो लॉन्ग
इनफोल्डिंग्स है और ये जो शॉर्ट इनफोल्डिंग्स है, इनका फंक्शन भी थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो मेसोजोम के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली नहीं है। इतना हमने 9th में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और यहाँ पे कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टेंस नहीं है। सेल के सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन तो जरूरी ही है। ये इनफोल्डिंग्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती हैं? इन इनफोल्डिंग्स में रेस्पिरेटरी इंजाइम्स, वो इंजाइम्स जो रेस्पिरेशन के लिए नीडेड हैं, वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। इसी कारण ये सेलुलर रेस्पिरेशन कराते हैं। सेल के सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन बहुत ही जरूरी है। रेस्पिरेशन अगर नहीं सेल परफॉर्म करेगा तो उसको एनर्जी सप्लाई ही नहीं मिलेगी, और एनर्जी सप्लाई नहीं मिलेगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप एक चीज और देखो, ये अगर इनफोल्डिंग नहीं होती, जैसे आप यहां देखो तो ये सरफेस जो है यहां से यहां तक ही है, और ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये जो इन्वेजिनेशन है, इसके कारण सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है यानी एंजाइम्स को फंक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल रहा है, जिससे मेटाबॉलिज्म में हेल्प मिलेगी। यानी मेसोसोम्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर रहे हैं। एक पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है, नेट और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेसोसोम्स जो हैं वो किसके एनालॉगस हैं। एनालॉगस मींस उनका फंक्शन जो है किसके फंक्शन से मेल खाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन करा रहे हैं, और रेस्पिरेशन जो है हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म कराता है। यानी इसका और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन भले ही अलग है, स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है, बट ये फंक्शन से परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन्हें एनालॉगस भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन 2014 नीट में पूछा गया था। एनालॉगस टर्म्स उनके लिए यूज किया जाता है जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो। और होमोलोगस टर्म उनके लिए यूज किया जाता है जिनके फंक्शन डिफरेंट हो बट उनका ओरिजिन सेम हो। अब मेसोसोम के नेक्स्ट फंक्शन पे अगर हम आते हैं तो ये सिक्रेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का सिक्रेशन करता है, सेल डिवीजन के टाइम भी हेल्प करता होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है ये। और फंक्शंस हम डिटेल में थोड़ी डिटेल स्टडी और करेंगे, तब देखेंगे, वहां हमने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। अभी हम डायग्राम का ओवरव्यू ले रहे हैं। मेसोसोम्स आपने देख लिया। अब मेसोसोम्स के बाद हम आते हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली नहीं है। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है। जो भी मटेरियल है, जो भी एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है। यानी कि साइटोप्लाज्म यहाँ पे मेन एरेना का काम कर रहा है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। जो भी एंजाइम्स है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है साइटोप्लाज्म में, और जो भी सिंथेसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो भी बोलो आप हो रहा है वो यही साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये थोड़े बड़े डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स जो है यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स आप जानते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन है। बट यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप। Here S stands for Sedberg unit। ये हम पढ़ेंगे जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब। अब हम आते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, दैट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। कोई भी न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है जो कि इनको कन्फाइन करके एक जगह पे रख सके। जो आप जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देख रहे हो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। व्हाट दिस इज? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब
इसके जेनेटिक मटेरियल को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत कुछ इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, बट ये डायग्राम के ओवरव्यू के बाद जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब आते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्पेस, ये मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है, ये आप ध्यान से देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी थोड़ा गैप है और उस गैप को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, which is analogous to lysosome। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो लाइसोसोम के थ्रू होता है। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों की ओरिजिन डिफरेंट होते हुए भी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हुए भी सेम फंक्शन परफॉर्म करने के कारण इन्हें एनालॉगस टर्म से स्पेसिफाई किया गया है। अब यहाँ मैंने दो जगह इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करते टाइम, क्योंकि आप चौक से कर रहे हो तो अनइवन हो जाता है थोड़ा, बट यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हमने प्लाज्मिड बोला। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यहाँ एक जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल तो है ही, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है और ये सर्कुलर। तो मेन फंक्शन है इन्हीं का, जहां ये प्रेजेंट है, जिस भी प्रोकैरियोटिक सेल या जिस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है वो F पॉजिटिव या फिर F पॉजिटिव स्टेन के नाम से जाने जाते हैं, या फिर उन्हें मेल बैक्टीरिया के तौर पे भी हम देख सकते हैं। और जिन बैक्टीरियाज में ये नहीं पाए जाते हैं, यहां जैसा कि लिखा हुआ है प्लाज्मिड के ऊपर, मे नॉट बी प्रेजेंट, जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं वो F निगेटिव स्टेम या फिर F निगेटिव बैक्टीरिया, या फिर आप उन्हें बोलो तो फीमेल बैक्टीरिया के तौर पे भी देख सकते हो। और अब नेक्स्ट आप इसकी आउटर कवरिंग पे देख रहे हो ये प्रोजेक्शंस। कुछ प्रोजेक्शंस जो हैं थोड़े छोटे हैं और कुछ प्रोजेक्शंस बड़े हैं। ये प्रोजेक्शन जो हैं एक्चुअली इन्हें बोलते हैं पिलाई। ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में आप देखोगे इसे पाइलस बोलते हैं। पिलाई जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये है पाइलिन प्रोटीन के मोनोमर्स से बने हुए हैं, और पाइलिन प्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये। पिलाई दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग पिलाई एंड शॉर्ट पिलाई। शॉर्ट पिलाई को फिम्बड़ी बोलते हैं और जो लॉन्ग पिलाई है उन्हें एफ पिलाई बोलते हैं, या फिर सेक्स पिलाई भी होते हैं। ये जो लॉन्ग पिलाई, एफ पिलाई या सेक्स पिलाई जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये उन बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यानी कि जो कि F पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर F पॉजिटिव स्टेन है, उन्हें हम मेल बैक्टीरिया के तौर पे भी देख सकते हैं जिनमें प्लाज्मिड का प्रेजेंस हो। वहां ये लॉन्ग पिलाई पाए जाते हैं क्योंकि उनका काम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन करके ये F पॉजिटिव स्ट्रैंड और F नेगेटिव स्ट्रैंड के बीच में प्लाज्मिड के ट्रांसफर को हेल्प करते हैं ताकि ये प्रोसेस आराम से हो सके। और जो शॉर्ट पिलाई जिन्हें हम फिम्बड़ी बोलते हैं या फिर इन्फेक्टिव पिलाई भी बोलते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है एडेशन, यानी कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से इस बैक्टीरिया के एडेशन को फैसिलिटेट करते हैं। और इन्हें इन्फेक्टिव पिलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिन बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब यहां आप फिम्बड़ी और पिलाई यानी कि लॉन्ग पिलाई और फिम्बड़ी के अलावा एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे मैंने फ्लैजिला दिखाया आपको। फ्लैजिला ये जो है बैक्टीरिया है, केवल इसे किसी से जुड़ना ही नहीं है, इसे लोकोमोशन की भी जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि वो जहां पे रह रहा है वहां हमेशा सुटेबल इन्वायरमेंट हो, उसे एबंडेंट फूड मटेरियल मिले उसके सर्वाइवल के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह इसकी मूवमेंट भी जरूरी है ताकि ये सर्वाइव कर सके, और मूवमेंट के लिए फ्लैजिला जो है, जो आप वहां देख रहे हो, ये हेल्प करता है। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल
प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है, फिम्बरी और पिलाई जो होते हैं उनका फंक्शन होता है लोकोमोशन रिलेटेड नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। इनका फंक्शन है ये इन्फेक्शन कॉज कराएंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कराएंगे, इन्फेक्शन या फिर किसी भी सबस्ट्रेटम से एडेशन, ये सब इनका फंक्शन है, बट लोकोमोशन बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी डिटेलिंग जरूरी है उन्हें देखते हैं। कुछ जो स्पेशल पॉइंट है जो कि जरूरी है, जिन्हें याद करना जरूरी है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे मेंशन कर लेना इस डायग्राम के साथ एक अलग से पेज पे। पहला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन से बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाई जाती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब ये आप केवल इतना जान लो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड, प्रोटीन ये इन चीजों से बनी हुई है, ताकि आपके दिमाग में ये टर्म्स केवल रहने चाहिए कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है। हम जब मोनेडा पढ़ेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में देखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसे बोलते हैं, इसके और कंपोनेंट्स क्या हैं, लिपिड और प्रोटीन, तो कौन से लिपिड कौन से प्रोटीन हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अभी हम ये पॉइंट्स देखने के बाद थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स का अभी के लिए आप एक छोटा सा फंक्शन ये जान लो कि सेल को ड्राई ना होने देने में इसका मेजर रोल है, ताकि सेल जो है वो कंप्लीटली ड्राई ना हो। साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो यहाँ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम है 70S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज कैरेक्टरिस्टिक इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीसोसोम। मीसोसोम के फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है यहाँ पे, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन में मीसोसोम्स हेल्प करते हैं। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, increases the surface area, help in cell wall secretion, helps in DNA replication, helps in cell division। अगर इन चारों पांचों पॉइंट का आप एक कंक्लूजन लिखो यहाँ पे, स्टार मार्क देके मैंने दिया है यहाँ पे, helps in secretion processes as well as cell respiration, मीसोसोम का मेन फंक्शन। यहाँ हमने जो प्लाज्मिड देखा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लाज्मिड जैसा कि हमने देखा था कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए है, तो यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो 3 टाइप के जीन को बियर करता है। उन तीनों टाइप के जीन्स को देखते हैं। पहला जो होता है एफ जीन या फिर फर्टिलिटी जीन। फर्टिलिटी जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलाई। हमने देखा था कि एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन करके कॉन्जुगेशन करते हैं एफ नेगेटिव स्टेन बैक्टीरिया से। तो कोई तो जीन होगी रिस्पॉन्सिबल जो कि सेक्स पाइलाई का फॉर्मेशन कराती होगी, तो एफ जीन, और इन्हें फर्टिलिटी जीन्स भी बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलाई विच इज रिक्वायर्ड बाय द डोनर सेल टू होल्ड ऑन द नेगेटिव स्ट्रेन सेल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जब हम आते हैं दूसरे जीन पे, वो है आर जीन। आर जीन जो है ये यहाँ पे आर जो है वो स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। ये आर जीन्स जो हैं वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। यानी प्लाज्मिड है उसमें आर जीन्स है, तो वो बैक्टीरिया मोस्टली जो है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। थर्ड जो है कोल जीन, ये जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है कॉल्किन नाम के एक टॉक्सिन से। कॉल्किन नाम का केमिकल या टॉक्सिन जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक
टॉक्सिन की तरह एक्ट कर सकता है इन बैक्टीरियाज पे, जिससे कोल जीन जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। अभी हमने देखा था कि ग्लाइकोकैलिक्स को हमें डिटेल में देखना है थोड़ा बहुत, वैसे तो मोनेरा में इसकी जरूरत है बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी जरूरी है, नहीं तो फिर कितनी चीजें आप छोड़ के चलोगे कि हम आगे देखेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स जो हमने देखा था कि आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ बैक्टीरिया के केस में। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो भी दो तरीके की होती है। एक जो होता है वो लूज थिन लेयर के फॉर्म में, ठीक, इसे आप स्लाइम लेयर यहाँ बोल सकते हो, या फिर ये जेलेटिनस लेयर की तरह होती है, लूज होती है। ये पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। ये किस स्टेज में पाई जाती है? बैक्टीरिया जब बेबी स्टेज में है, यानी कि अभी बैक्टीरिया जो है मैच्योर नहीं किया, फुल्ली डेवलप नहीं है, उस स्टेज में। बट दूसरा जो है ग्लाइकोकैलिक्स का टाइप वो है रिजिड थिक लेयर। रिजिड और थिक लेयर, स्लाइम लेयर से या लूज थिन लेयर से यहाँ पे ये रिजिड और थिक लेयर में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण अब इसे यहाँ पे कैप्सूल बोलते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है और ये बैक्टीरिया के मैच्योर्ड स्टेज में पाया जाता है। और ये मैच्योर्ड बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल्स पाए जाते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में इतना देखना था। अब हमने डिस्कस किया था कि हमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके जेनेटिक मटेरियल को बहुत साउंड्स दिए गए उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए, और उनके बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो अब उन फीचर्स को पॉइंट वाइज देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये हमने देखा था। नेकेड डीएनए, इन्हें नेकेड डीएनए कहा जाता है। क्यों नेकेड डीएनए कहा जाता है? क्योंकि ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन अगर डीएनए में एब्सेंट है तो वैसे डीएनए को नेकेड डीएनए बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं ये इन डिटेल जब हम यूकैरियोटिक सेल का डीएनए देखेंगे वहां भी हम हिस्टोन प्रोटीन्स देखेंगे, तो हल्का सा ओवरव्यू लेंगे और इसकी डिटेल जो है हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसिपिएंट या प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे नहीं है। फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लियर है लैक्स ट्रू क्रोमोसोम। अब फॉल्स क्रोमोसोम आप यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, फॉल्स क्रोमोसोम होते क्या है? मेड अप ऑफ डीएस, डबल स्ट्रैंडेड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डीएस, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉलीएमीन्स। फॉल्स क्रोमोसोम जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब फॉल्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्वाइल करते हैं, क्वाइल करके ये एक क्रोमोसोमल रीजन क्रिएट कर देते हैं। जैसा आप वहां देख रहे हो डायग्राम में कि फॉल्स क्रोमोसोम की क्वाइलिंग के कारण एक रीजन बन गया है, क्रोमोसोमल रीजन, और उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसकी तरह वहां रिजेंबल कर रहा है, बस यहाँ पे इन्वेलप नहीं है। डिफरेंस इतना ही देखने पर रिजेंबल आप अगर देख रहे हो तो देख के कर सकते हो। जीनोफोर, जीनोफोर क्यों बोलते हैं? फोर, ये जो वर्ड है फोर, इसका मतलब होता है टू बियर। जीनोफोर इसलिए बोलते हैं, ये वर्ड का मीनिंग जानते ही आप ये बता सकते हो कि दैट मीन्स ये जीन को बियर करता है। इट हैज डीएनए व्हिच बियर्स जीन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड जीनोफोर। फिब्रिलर, फिब्रिलर क्यों है? क्योंकि ये फाइबर्स की तरह दिख रहा है। तो ये जेनेटिक मटेरियल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। वैसे ये टॉपिक आपको डिटेल में मोनेरा में देखना है, बट एक इसका छोटा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि उस टाइम समझने में और आसानी हो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये टर्म आपने काफी सुना होगा। एक्चुअली ग्राम ने एक स्टेन डेवलप किया था और उनके नाम पे ही इस स्टेन का नाम ग्राम स्टेन पड़ा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप जब इस स्टेन से स्टेन करोगे
तो और स्टेन करने के बाद ऑब्जर्व करोगे इन्हें तो ये पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिन पे इन स्टेन का यूज किया गया और उनको जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो वो कलरलेस ही दिखाई दिए, उनपे स्टेन का कोई भी प्रभाव नहीं था। तो एक्चुअली देखो आप होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता ये है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो एक ही लेयर का होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इस स्टेन को, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके कारण जब आप इसको वॉश करते हो तो ये कलर जो है वॉश आउट नहीं होता है, और फिर जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये पर्पल कलर रिटेन कर लेता है, इसी से ये पर्पल कलर का दिखाई देता है। और जब आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखोगे तो यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद एक और लेयर होती है। ये लेयर किस चीज की बनी होती है इसकी पूरी डिटेल हम मोनेरा जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये लेयर जो है ये इस स्टेन को यहीं पे रोक देती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली लेयर तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण पेप्टाइडोग्लाइकेन इसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और जैसे ही आप इसको वॉश करोगे सेल को तो ये स्टेन जो है वो धुल जाता है और कोई भी कलर रिटेन नहीं होता है, और आप देखोगे जब माइक्रोस्कोप के अंदर तो इस स्टेन का कोई भी असर इस सेल पे नहीं दिखाई देगा, एज इट इज ही ये सेल दिखाई देंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हैं इकोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस, डिप्लोकोकस निमोनियाई, विब्रियो कॉलेरा, ट्रेपोनेमा एंड एक्सेट्रा। अभी के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।